Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Ghazanfar Abbas, lecturer Mathematics, Department of Mathematics and Statistics, ISP मुल्तान। आज का लेक्चर नंबर 2 है और सब्जेक्ट हमारा रियल एनालिसिस 1 है। आज के टॉपिक में हम न्यूमेरिकल सीक्वेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। रियल एनालिसिस के अंदर न्यूमेरिकल सीक्वेंस का टॉपिक जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी से कनेक्टेड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीरीज से रिलेटेड होगा। तो आज हम न्यूमेरिकल सीक्वेंस को समझेंगे और पढ़ेंगे। सीक्वेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि लेट जी प्लस बी द पॉजिटिव इंटीजर गिवन सेट पॉजिटिव इंटीजर्स। कि सपोज हमारे पास जी प्लस जो है ये एक गिवन सेट है और जी प्लस का यहाँ मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। एंड डिफाइंड अ फंक्शन एफ सच दैट एफ फ्रॉम जी प्लस टू एक्स वेयर एक्स इज अ सेट, देन कलेक्शन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज अ सीक्वेंस। यानी फंक्शन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमें जो आंसर्स मिलते चले जाएंगे, आउटपुट हमारे पास होगी, उसको अगर हम लिखें कलेक्शन को जो है हम सीक्वेंस कहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम या जी प्लस की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख दिया जाता है, तो सेम ही मीनिंग है, सेम ही चीज़ है। जी प्लस इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैप कर रहा होता है और वो जो इमेजेस हैं उनकी कलेक्शन जो है और उसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। याद रखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये एक नंबर है। तो इसी तरीके से ये मैप हो रहे होते हैं, यानी 1 मैप हो रहा होगा एफ ऑफ 1 के ऊपर, 2 मैप हो रहा होगा एफ ऑफ 2 के ऊपर। तो हम ये जो एसोसिएशन है विद दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस की एक खूबी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन। ये जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया साइन कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये एक सीक्वेंस है, फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 यानी सेट है। तो इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला सीक्वेंस कि एक्स एन, इसकी नोटेशन सिंपल है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी भी है। एक्स एन फॉर एग्जांपल इसकी नोटेशन है इज डिफाइंड एज आई रेज्ड पर एन। तो मेन इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो आयोटा रेज्ड पर 1, तो आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा एन की जगह 2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, मीन सेकेंड टर्म, और आई रेज्ड पर 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ आयोटा की पावर जब 2 लेंगे -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा की जब पावर 3 लेंगे कंप्यूट करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो गोया ये एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 अ सेट है और उस सेट में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो आयोटा, माइनस आयोटा, 1, -1 है। सिमिलरली एक और सीक्वेंस है एस एन, जिसको डिफाइन किया गया 1/n से। तो आप जब इसमें n की जगह 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो आपको जो इमेजेस मिलेंगे वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। उन इमेजेस की कलेक्शन का नाम एक सीक्वेंस है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से an इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ आप n की जगह 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करते चले जाएंगे तो आपके पास ये आता चला जाएगा 1, 4, 19, 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस की चंद इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। लेट एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर इज इक्वल टू 4, और डोमेन ऑफ f जो है यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ऊपर कंडीशन दी गई है वहाँ n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन है, जो कि सब सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो अगर टर्म जो हैं फंक्शंस की जो इमेजेस आ रहे हैं, यानी जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स जो हैं वो अगर
इन्फिनिट हो तो हम कहेंगे कि ये इन्फिनिट सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल दी गई है ये इन्फिनिट सीक्वेंस की एग्जांपल दी गई। इसी तरीके से लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल एन, एन फॉर ऑल नहीं बल्कि एन के ऊपर कंडीशन है कि लेसर इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये एन पार्टिकुलर कर दिया गया कि 100 से लेस और 4 से ग्रेटर, और 4 और 100 भी इंक्लूड है। तो अगर ऐसा हो तो ये टर्म आ जाएंगी 4 अप टू 100 इस सीक्वेंस की जो डोमेन है। और अगर इसकी डोमेन हम फाइनाइट ले लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट है। यहाँ पे भी याद रखें कि ये डोमेन्स के एलिमेंट्स जो हैं ये फाइनाइट है, ठीक है। डोमेन्स के एलिमेंट फाइनाइट हैं तो इट मीन इमेजेस भी फाइनाइट आएंगे, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन। तो इन सिमिलर वे अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स फाइनाइट कर दिए गए डेफिनेटली इमेजेस भी फाइनाइट आएंगे, और हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस है। Next, let f from n to r be a given. F of n is equal to 1/n for all n belongs to n. N mean 1, 2, 3 and so on. Then f of n or 1/n is a real sequence. Mean sequence की terms अगर set of real numbers को belong करती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये real sequence है. And its terms are 1, 1/2, 1/3 and so on. The sequence is infinite and all of its terms are distinct. तो याद रखें यहाँ पे जो हमारे पास आ रही हैं सीक्वेंस की टर्म्स वो इन्फिनिट आ रही हैं और डिस्टिंक्ट आ रही हैं। Let f be a function from set of natural number to r be defined as f of n is equal to -1 raised to power n for all n belongs to set of natural number 1, 2, 3 and so on. Then the sequence is infinite and the real. Its terms are 1, -1, -1, 1, -1, 1 and so on. ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स जो हैं यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। So note the terms of the sequence may be repeated whereas in the set of in a set repetition is not allowed. सीक्वेंस में टर्म्स रिपीट हो सकती हैं लेकिन सेट में जो है ये टर्म्स रिपीट नहीं होती। इसके बाद लेट f be a function from set of natural number to set of complex numbers where c is a set of complex numbers be given by f of n is equal to iota raised to power n, जैसा कि पीछे भी हमने इस एग्जांपल को देखा है। For r n belongs to 1, 2, 3 and so on, then terms are iota, -1, -iota, 1 iota and so on. This term is not real. तो ये एक जो सीक्वेंस है ये रियल सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद हम पहली टर्म जो सीखते हैं वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट, यानी अगर आपके पास कोई सेट पड़ा है उसका डिस्टेंस एक पॉइंट तक क्या होगा। इफ x0 is a point and a is a set where x0 may not belongs to a, यानी जो x0 जहाँ से हम डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं वो लाजमी नहीं है कि सेट के अंदर पड़ा हो, वो बाहर पड़ा हो सकता है। Then the distance of x0 from a is defined as distance from x0 to set a is defined as infimum of distance from x0 to x1 such that x belongs to a. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन लिखी है इसके मीनिंग ये है कि जब आप किसी पॉइंट से सेट का डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आप ए के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखें, उन सब डिस्टेंसेस में से जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा उस पॉइंट का सेट तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x0 है, ये पड़े हुए तमाम पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लें, इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस लें, सब डिस्टेंस लें, लेकिन याद रखिए कि जो सबसे कम डिस्टेंस जिस पॉइंट से होगा वो हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे कि ये डिस्टेंस इस सेट का इस पॉइंट के साथ है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेट के अंदर पॉइंट्स जो हैं उन सब का डिस्टेंस देखा जाए x0 के साथ, और सबसे जो क्लोजेस्ट
पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेट का पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेट कहा जाएगा। तो ये बात आप समझ लें कि कोई भी सेट दिया जाए और बाहर एक पॉइंट दिया जाए और कहा जाए कि इनको आप इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि x अगर आउटसाइड होने के बजाय सेट के अंदर पड़ा हो तो फिर सेट से क्या डिस्टेंस होगा। तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट बिल्कुल a को बिलोंग कर रहा है तो a के ही एलिमेंट्स से उनका जो मिनिमम डिस्टेंस देखना है तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस 0 आएगा। तो इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू a देन डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू a इज व्हाट, तो डेफिनेटली वो 0 आएगा। लिमिट पॉइंट, a point x naught is a limit point of a set E if distance from x naught to set other than x naught is 0। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, यानी ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस उस सेट से 0 आ जाए उसको एक्सक्लूड करते हुए, यानी e माइनस एक्स नाट का यहाँ मतलब ये है कि e माइनस एक्स नाट का डिस्टेंस x नाट तक अगर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है। और इसी चीज़ को आप डिस्टेंस को आप देख सकते हैं कि दैट मीन इन्फिमम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस एक्स नॉट। दिस मीन्स दैट इन्फिमम ऑफ सेट ऑफ ऑल डिस्टेंसेज ऑफ e माइनस एक्स नॉट फ्रॉम x नॉट शुड बी 0। लिमिट पॉइंट के लिए यह है कि वो सेट से डिस्टेंस 0 रखता है अदर देन या एक्सक्लूडिंग दैट पॉइंट। आप किसी भी सेट से उसको निकाल दें और फिर उसका डिस्टेंस चेक करें उस सेट के साथ, अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये इसका लिमिट पॉइंट है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ, शो दैट x नॉट 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। आपसे कहा जाए कि x नॉट बताएं कि जी 0 है और वो इसका लिमिट पॉइंट है, तो कैसे करेंगे। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e इफ डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू दिस सेट इज 0 अदर देन x नॉट। तो आप ये चेक कर लें कि x नॉट e में से 0 निकाल दें तो 1 2 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन बच जाता है। आप 1 का 0 के साथ डिस्टेंस निकालें, 0 का 1/2 के साथ निकालें, 0 का 1/3 के साथ निकालें, तो ये डिस्टेंस आते चले जाएंगे। इस डिस्टेंस में जो इन्फिमम होगा 1 1/2 1/3, इसमें जो इन्फिमम आएगा वो 0 होगा। तो इट मीन ये इसका हमारे पास ये डिस्टेंस आता है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू e माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। तो दिस मीन दैट इसके 0 आने से मुराद ये है कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है। 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अब एग्जांपल नेक्स्ट, शो दैट x नॉट इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ 5। तो सिंपली हम इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, इन्फिमम देखेंगे, हर पॉइंट्स के साथ 5 का डिस्टेंस देखेंगे। अगर 0 नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट नहीं। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि e माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू e माइनस 5, जो कि 2 10 12 आ रहे हैं, यानी आप 5 को माइनस कर रहे हैं। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू 2, डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू 10, डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू 12, ये 2 10 12 e माइनस एक्स नॉट के एलिमेंट है। अगर आप डिस्टेंस देखें तो 3 5 7 है। इन 3 5 7 में से इन्फिमम देखें तो आपके पास वो 3 आ रहा है जो कि 0 नहीं है। तो दिस मीन दैट 5 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो याद रखिए कि अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए, कहा जाए कि इसका ये लिमिट पॉइंट शो करेंगे, ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो आप इस वे से करेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको एक क्लोज इंटरवल दे दी जाए और कहा जाए कि फॉर एग्जांपल वो इंटरवल a to b है और कहा जाए कि शो करें कि a जो है ये लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो याद रखिए कि आप इसको यूं कर सकते हैं कि b ग्रेटर देन b1 b2 b3 एंड सो ऑन। ये पॉइंट ले रहे हैं आप b1 b2 b3 एंड सो ऑन, ये आपके पास है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि आप a जो है ये हमारे पास इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, a के अलावा जितने पॉइंट्स सी में पड़े हैं उन सब से हम डिस्टेंस लेंगे, उसमें से इन्फिमम देखेंगे। तो चेक करते हैं, आप जब डिस्टेंस फ्रॉम a टू b देखेंगे तो b माइनस a आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम a टू b1 देखेंगे तो b1 माइनस a आ जाएगा। b2 देखेंगे तो b2 माइनस a आएगा, बिकॉज b1 b2 b3 इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, आपने इनको डिफरेंट पॉइंट्स लिए। तो आप देखें डिस्टेंस फ्रॉम
x naught to e minus x naught is infimum of distance from x naught to x belongs to e minus epsilon. आप जानते हैं कि उनके डिस्टेंसेस में जो सबसे इन्फिमम आ रही है, कम से कम आ रहा है, वो जीरो होना चाहिए. तो अब डिस्टेंस क्या आ रहा है, b माइनस ए ओवरऑल इंटरवल की लेंथ आ रही है, b1 माइनस ए ये उस लेंथ से कम लेंथ है, b2 माइनस ए ये उससे कम है. तो इसी तरीके से b1 b2 b3 एंड सो ऑन, बी कहाँ अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है. तो इट मीन ये जो सीक्वेंस है बी माइनस ए, b1 माइनस ए, b2 माइनस ए, ये अप्रोच कर रहा है ए माइनस ए को, और ए माइनस ए का मतलब जीरो है. तो इट मीन इस सेट की जो इन्फिमम है वो जीरो आ रही है. तो दिस सिंप्लाइज दैट एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई. तो सिंपली आप शो कर सकते हैं कि एक्स नॉट इज बी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, यानी जैसे आपने शो किया ए को, इसी तरीके से ये भी शो कर सकते हैं कि बी इसका लिमिट पॉइंट है. इसी तरीके से शो दैट एक्स नॉट इज ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल, ऐसा भी किया जा सकता है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है. शो दैट एक्स नॉट इज बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई, इसको भी शो किया जा सकता है इन सिमिलर वे, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा है. तो ये हमने किसी सेट के लिमिट पॉइंट को हम डिस्कस किया. अब नेक्स्ट जो ये हमने क्यों चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सीक्वेंस की लिमिट में भी इंटरेस्टेड हैं. एक सीक्वेंस भी तो एक इमेजेस का सेट होता है, तो उसमें लिमिट पॉइंट कैसे हम देखते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है, किस पॉइंट की जानिब बढ़ रहा है. तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, लेट एक्स एंड बी द गिवन सीक्वेंस in a set x which is a metric space with metric t. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो किसी मीट्रिक स्पेस में ले रहे हैं, और उसका जो मीट्रिक है वो d है. then the sequence xn converges to x naught, a point x naught of x if corresponding to a given epsilon greater than 0 we can find a positive integer n such that distance from x naught to xn is less than epsilon for all n greater or equal to n. ये डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है. आप ये डेफिनेशन करेंगे, अगर हमारे पास ये एक नेट मिल जाए, ये नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. अगर हम ऐसा एन फाइंड आउट कर लें जिसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन टू एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, और ये एन डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है. एक्स नॉट को कन्वर्ट कर रहा है. और ये बात याद रखें कि यहाँ पे जो n डिपेंड्स अपॉन e है, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्सिलॉन इज अ फंक्शन ऑफ e. इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि अगर एक सीक्वेंस Sn है, Tn है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, और एक कन्वर्ज कर रहा है s को, दूसरा कन्वर्ज कर रहा है t को, जैसा कि Sn कन्वर्ज टू s. कन्वर्ज का मीन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. फिर लिमिट आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस किस पॉइंट की जाने बढ़ रहा है. जब आप nth टर्म इन्फिनिट तक अप्रोच करेंगे तो इसका बिहेवियर किस जाने पे. फॉर एग्जांपल Sn कन्वर्ज कर रहा है s को, Tn कन्वर्ज कर रहा है t को. तो याद रखिए कि ये लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ये लीनियर है इसके ऊपर, यानी a लिमिट ऑफ Sn प्लस b लिमिट ऑफ Tn. इसी तरीके से Sn और Tn दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस सीक्वेंस, आप उनकी अलग अलग लिमिट लेके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि Sn कन्वर्ज कर रहा है s को, Tn कन्वर्ज कर रहा है t को, तो आप इसका आंसर st लिख सकते हैं. और अगर क्वोशंट की फॉर्म में दो सीक्वेंस हों Sn और Tn, Sn इंडिविजुअली s को अप्रोच कर रहा है, Tn इंडिविजुअली t को अप्रोच कर रहा है, और Tn जो है ये नॉन ज़ीरो है, इसमें कोई टर्म में ज़ीरो नहीं आ रही, और ये t भी नॉन ज़ीरो नंबर को कन्वर्ज कर रहा है. तो हम ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है s over to t को. If sequence xn converges to s, then there exists a positive integer n1 such that sn greater than 1 over 2 s for n greater than n1. तो ये क्वेश्चन है, आप अपना इसको कर सकते हैं. Show that limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n is equal to 1. तो ये अगर आपको कहा जाए कि ये एक सीक्वेंस है और इसको आप शो करें कि ये 1 को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो आप इस तरह करेंगे कि वी शो दैट 1 plus 1 over n कन्वर्ज टू 1, मीन ये लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n इज इक्वल टू 1. तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है,
1 plus 1 over n minus 1 less than n when 1 over n less than epsilon. 1 plus 1 over n minus 1 less than epsilon whenever 1 over n less than epsilon. आप इसको जब ये भी पॉजिटिव है, 1 over n भी पॉजिटिव है, तो 1 over n लेस देन एप्सिलॉन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अगर आप इसको इक्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करें तो ये आ जाता है n ग्रेटर देन 1 over एप्सिलॉन। तो गोया हमारे पास जो n है वो मिल गया है कि ये एप्सिलॉन के ऊपर इस वे से डिपेंड कर रहा है और ये इसका जो रिलेशन बन रहा है वो 1 over एप्सिलॉन है। तो नो 1 over एप्सिलॉन इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। thus we take n thus smallest positive integer greater than 1 over epsilon. Thus 1 gives us 1 plus 1 over n minus 1 less than epsilon for all n greater or equal to 1. The smallest integer greater than 1. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमें n मिल गया है जो कि डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट के इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को। अगर पार्टिकुलर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फर्स्ट करें एप्सिलॉन चूज करते हैं आप 100 n 100 लेते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 1 over 100 लेते हैं तो आपके पास 1 over एप्सिलॉन इज 100। तो इट मीन 100 के बाद जो n होगा हमारा उसके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी जब आप 1 over एप्सिलॉन 1 over 100 ले रहे हैं। तो सो देन n इज इक्वल टू 101, देन 1 plus 1 over n minus 1 less than 1 over 100 for all n greater or equal to 101। तो ये एग्जांपल है, ये आप नोट करेंगे। आगे फिर कंडीशन एक नई अज्यूम किया गया है एप्सिलॉन के लिए, डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश की गई है। पार्टिकुलरली आप एप्सिलॉन की जब वैल्यू लेते हैं तो आपके पास n कैसे आता है। इसके बाद शो दैट 2 plus 3 over n कन्वर्ज टू 2। अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल को एज इट एज लिखें और समझें उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसके पॉइंट से एक्स एन का तक का जो डिस्टेंस है वो लेसर इक्वल टू m आ जाए, ग्रेटर इक्वल टू m आ जाए। अगर हमारे पास क्या ये रियल नंबर m और स्मॉल m ये मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड है, यानी बाउंडेड सेट की तरह के ये सीक्वेंस जिसमें ये कंडीशन पाई जाए तो ये लेसर इक्वल टू m ग्रेटर इक्वल टू m आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बाउंडेड है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड रियल नंबर m एंड कैपिटल M सच दैट फॉर एनी पॉइंट p बिलोंग्स टू x वी हैव दिस इनइक्वालिटी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। इसी तरीके से एक्स एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है बिकॉज इसकी टर्म 1 और -1 आ रही हैं। तो हमारे लिए कैपिटल M 1 है और यहाँ पे स्मॉल m -1। अगर हम ये ले लें तो ये फॉलो होता है कि ये सीक्वेंस की टर्म जो है इस इंटरवल में लाई कर रही है। सिमिलरली एक्स एन इज इक्वल टू n रेज टू पावर 3 देन एक्स एन इज not bounded. Similarly -n raised to power 3 is also not bounded. Some important points: sequence may be converged in set X but may fail to converge in another set. याद रखिए कि एक सीक्वेंस एक सेट में कन्वर्ज कर रहा है मीट्रिक स्पेस में। अगर आप दूसरे मीट्रिक स्पेस में देखते हैं मीट्रिक की डेफिनेशन एक नया सेट लेते हैं तो लाजमी नहीं कि वो सेट उसमें कन्वर्ज कर रहा हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ टू बी बाउंडेड बट कन्वर्ज हैज नॉट टू। याद रखिए कि हर सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रहा होता है वो बाउंडेड होता है मगर कन्वर्जिव नहीं। इफ अ रियल और कम्प्लेक्स सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टी कि हमेशा जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट यूनिक होती है। इसको आप प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ का बड़ा इजी तरीका है कि आप एक्शन लें कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फर्ज करें कि ये दो लिमिट्स को कन्वर्ज कर रहा है L1 एंड L2। अगर दो लिमिट्स को अलग अलग कन्वर्ज कर रहा है तो इट मीन there exists a positive integer n depending upon epsilon such that xn minus L1 less than epsilon for all n greater or equal to n1। और इसी तरीके से L2 के लिए भी डेफिनेशन होगी बिकॉज सीक्वेंस इसको भी कन्वर्ज कर रहा है। इन दोनों को अगर अलग अलग कन्वर्ज कर रहा है तो आप n3 इन दोनों में से मैक्सिमम ले लें, n1 एंड n2 में से n3, तो आप उन दोनों को आप यूं लिख सकते हैं। हमें एक n3 ऐसा मिल गया जो इन दोनों के लिए फुलफिल होता है। अब इन दो डेफिनेशन को यूज करते हुए आप कंप्यूट करें कि L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन। जब L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन आते हैं तो इट मीन L1 इज इक्वल टू L2।
और अगर L1 इज इक्वल टू L2 है तो दिस मीन हैंस द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज सेम, यानी जो कि हमने डिफरेंट सीक्वेंस लिमिट्स ली हुई हैं वो सेम है। नेक्स्ट थ्योरम है कि Pn be the sequence in mutex space X if sequence Pn converges to Pn is bounded। मीन कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगा। आप इसको शो कर सकते हैं कि गिवन दैट लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी Pn is equal to P, we must show that there exists a positive number m such that Pn mod is less or equal to m, या माइनस m और m से के इंटरवल में Pn लाई करता है। If Pn approaches to P, then for epsilon greater than 0, there exists n greater or equal to n such that Pn minus P is less than epsilon। तो Pn को आप लिख सकते हैं Pn माइनस P प्लस P, आप इसको अलग अलग यूँ लिख दें और इसके बाद आप मैक्सिमम चूज कर लें P1, P2 एंड सो ऑन Pn माइनस 1 से या एप्सिलॉन प्लस P से। आप बस ये इनमें से अगर m मैक्सिमम हो तो ये हमारे पास कंडीशन मिल जाती है। इट फॉलोज दैट Pn mod इज लेस देन m, हेंस इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो याद रखिए कि ये Fn इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज नहीं करता बट बाउंडेड है। तो लिहाजा कन्वर्जेंट सीक्वेंस लाजमी तौर पर बाउंडेड होते हैं, मगर बाउंडेड का लाजमी नहीं है कि कन्वर्ज करे। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है Fn इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n। ऑपरेशंस ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस हमारे कन्वर्ज करते हैं तो उसके ऊपर चंद बेसिक ऑपरेशन है कि दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, Sn कन्वर्ज कर रहा है S को, Tn कन्वर्ज कर रहा है T को, तो Sn प्लस Tn इज St, S प्लस T। C को कांस्टेंट है, Sn कन्वर्ज कर रहा है सो तो ये आप Cs को कन्वर्ज करेगा ओवरऑल ये सीक्वेंस। Sn Tn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, आप इसको लिमिट अप्लाई करें तो ये कन्वर्ज करेंगे St को। C प्लस Sn है तो आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो Sn है वो S को कन्वर्ज कर रहा है तो C प्लस S आ जाएगा। सिमिलरली 1 ओवर Sn कन्वर्ज करेगा 1 ओवर, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस Xn ऑफ अ रियल सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी Xn से जो नेक्स्ट टर्म है Xn प्लस 1 वो अगर ग्रेटर हो तो हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर रिवर्स हो कि आने वाली टर्म छोटी है पिछली गुज़श्ता टर्म से तो हम कहते हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसके बाद सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग अगर ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी पाई जाती है, और हम ये कहते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर इनक्वालिटी इस फॉर्म में स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होगा। तो लास्ट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपको आना चाहिए और इसका प्रूफ भी आपने करना है। अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो याद रखें कि ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। या इन डिफरेंट वे आप ये भी कह सकते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड इज कन्वर्जेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में इन तीसरी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट ये बनती है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आपने इसका प्रूफ करना है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप डिस्कशन रूम में बता सकते हैं, क्लास में भी हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो सीरीज से रिलेटेड होगा, सीक्वेंस से हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।